गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैबिनेट की बैठक से सीधे आ रहे हैं। देश कई चुनौतियों के सामने है, लेकिन कोविड एक बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी है। दुनिया के तमाम हिस्सों में, खासकर चीन में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, भारत सरकार भी अब सतर्क दिख रही है। कैबिनेट की इस बैठक में कोविड को लेकर के सरकार का कोई फैसला? देखिए, कोविड का वापस दुनिया में लौटना निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन पिछले कोविड के दोनों दौर में भी, जब 2020 के शुरुआत में भारत में कोविड आया था, जब भारत सीमित संसाधनों के साथ में किस तरह से कोविड का प्रबंधन करेगा और उसके कारण से किस तरह की चुनौतियां खड़ी होंगी, पूरा विश्व भारत में आने वाली चुनौती को लेकर के भी चिंतित था। लेकिन 2020 और 21 दोनों के दौर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार, राज्यों की सरकारों ने और आम आदमी ने मिलकर के कोविड के से मुकाबला करने में पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। 2021 का दौर गुजर जाने के बाद में पूरी दुनिया भारत के मॉडल की प्रशंसा कर रही थी। जिस तरह से हमने वैक्सीन को डेवलप किया, उससे पहले हमने जिस तरह से अपने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाया, वैक्सीन्स को डेवलप किया, वैक्सीन्स को लगाने का जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए 220 करोड़ से ज़्यादा डोजेज वैक्सीन का लगाया, उसका प्रभाव अब सामने दिखाई देता है। अब जब एक बार फिर तीसरे दौर की आहट एक नए वेरिएंट के साथ में चाइना से और दुनिया के दूसरे अन्य देशों से सुनाई दे रही है, सरकार ने एक बार फिर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल पहले लिया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर प्रोएक्टिवली काम करना शुरू किया है। एडवाइजरीज जारी की गई हैं। आज चिकित्सा मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी ने देश भर के मंत्रियों के साथ में इस विषय को लेकर एक विस्तृत बैठक की है और आने वाली परिस्थितियों के लिए हम एक बार फिर किस तरह से अपने तंत्र को सुचारू करें, सामान्य मानवी से लेकर के सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सबको अपने अपने रोल्स किस तरह से करने, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। विदेश से आने वाले मेहमानों, भारतीय नागरिकों के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी निश्चित रूप से रखनी चाहिए। जी, दिन में चूंकि स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया साहब भी थे, तो 2-3 बातें यही कह रहे थे कि लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सावधानी बरतना है और बूस्टर डोज अगर हो सके तो आप लगा लें। नेजल वैक्सीन है, अगर उसका इस्तेमाल कर सके तो अच्छा है। आपके पास एक बड़ा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं। भारत जैसे बड़े देश में, जहां दुनिया की 17.5% आबादी यहाँ रहती है, 4% के आसपास जल संसाधन हमारे पास है, पानी का संकट बड़ा संकट है। और ऐसे में नमामि गंगे एक आपकी बड़ी परियोजना है। यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया की 10 बड़ी परियोजनाओं में से एक इसको भी माना है। इसके लिए आपको साधुवाद। जो घर घर जल ले जाने का मामला है, हर घर जल, 2024 तक आप चाहते हैं कि गांव के हर घर में पहुंच जाए, संभव है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आपके प्रश्न पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। सामान्यतः, क्योंकि संसद का सत्र आज ही समाप्त हुआ है, सामान्यतः जब संसद के सत्र के समय सांसद अपने प्रश्न पूछते हैं, सांसद के पास एक प्रश्न जो पूछने का अधिकार होता है, लॉटरी से उसका प्रश्न सेलेक्ट होता है। कई बार मैं देखता हूं कि प्रश्न में वो प्रश्न का मूल प्रश्न, फिर उसका ए वर्टिकल, बी वर्टिकल, सी वर्टिकल और डी वर्टिकल, उन सबको देखूं तो मेरे पूरे जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार की सारी योजनाओं की चर्चा मैं उसमें कर सकता हूं। मुझे लगता है आपका प्रश्न भी उतना ही विस्तृत है। आप लेकिन फिर टुकड़ों में दीजिए जवाब उसका। जी, जल का संकट निश्चित रूप से बड़ा है। दुनिया के सामने चुनौती है, हमारे सामने भी चुनौती है। हमारी चुनौती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में और बड़ी है, क्योंकि हमारी आबादी जो है दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। जैसा आपने कहा, उसके सापेक्ष और टोटल कैटल पॉपुलेशन के सापेक्ष हमारे पास पानी की प्रकृति से जो उपलब्धता है वो कम है। चुनौती और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। चुनौती और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हमको सबको दिखाई दे रहे हैं। चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन सब के कारण से हमारी चुनौती बड़ी है।
लेकिन फिर भी जितना पानी प्रकृति से हमको मिलता है उसका हम ठीक से यदि प्रबंधन करें तो हम आने वाले कई वर्षों तक देश को सस्टेनेबली वाटर अवेलेबल करा सकते हैं। और इसके लिए हॉलिस्टिक प्लानिंग की आवश्यकता थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल के विभिन्न विषय, जल से जुड़े हुए विभिन्न विषय, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, जो अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में डिस्कस किए जाते थे, उन सब को जोड़ करके एक मंत्रालय का गठन किया था। और उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं हम सब के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं। अभी हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी काम कर रहे हैं अटल भूजल योजना से। हम अपने किसान सिंचाई के क्षेत्र को, कमांड एरिया को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम स्मार्ट इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम होल ऑफ द गवर्नमेंट की बात करूं तो हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम कर रहे हैं। हम ऐसी क्रॉप वेराइटीज पर भी काम कर रहे हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो। इसके साथ साथ में नदियों के इंटरलिंकेज पर भी काम कर रहे हैं। और जैसा आपने अंतिम प्रश्न में कहा, प्रश्न के अंतिम भाग में, कि पेयजल हर घर तक पहुंचाने की जो बात है वो हो पाएगा, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं हो ही जाएगा। और वो ऐसा इसलिए, जब हमने काम शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उद्घोष दिया था, तब देश में लगभग 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, 16 से कुछ अधिक। 19 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, उसमें से 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पहुंचता था। शेष लगभग 16 करोड़ घरों की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए सर पर ढो करके लाने के लिए अभिशप्त होना पड़ता था। योजना अनाउंस हुई 15 अगस्त 2019 को। पानी चूंकि राज्यों का विषय है, हमने राज्यों के साथ कंसल्टेशन किया। देश में अलग अलग तरह की परिस्थितियां, हर राज्य की अपनी हालात हैं, अपनी प्रिपेयर्डनेस है, अपनी परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी अपनी अपनी अलग अलग तरह की हैं। सब राज्यों के साथ मिल बैठ करके हमने योजना जो है के लिए गाइडलाइन बनाई थी, जो 25 दिसंबर 2019 को जारी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस के दिन। दैट वाज द डे जहां से योजना लॉन्च हुई प्रैक्टिकली। 3 महीने बाद में, ठीक 3 महीने बाद में 25 मार्च 2020 को कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया था। सब मानते थे कि अब डिरेल हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी और उन्होंने निरंतर जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, मैं आज गर्व से यहां बैठकर ये बात कह सकता हूं कि देश में जो आंकड़ा 16% से कुछ अधिक होता था, वो आज 56% हो गया है, जहां घर तक पानी पहुंचता है। जो नंबर 3 करोड़ 23 लाख था, वो बढ़कर के 7 करोड़ 75 लाख पहुंच गया। 7.5 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के घर से मटके का बोझ, सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त कर लिया है। जिस गति के साथ में काम हो रहा है, जिस तरह से हम राज्यों के साथ मॉनिटर कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आपके जवाब से मेरे सवाल को जोड़ करके देखने पर तस्वीर साफ हो जाएगी। इस देश में 60 करोड़ लोग पॉल्यूटेड वाटर, गंदा पानी पीते रहे हैं। आपने कहा कि महिलाएं, बच्चियां बहुत दूर दूर तक मटका लेकर के पानी के लिए आती जाती रही हैं। ग्राउंड वाटर लगातार कम होता चला जा रहा है इस देश में, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। सरकार की चिंता उस चुनौती से जुड़ती हुई दिख रही है। इसलिए आपने जब ये आंकड़े दिए हैं तो देश को समझ में आ रहा है कि नहीं, सरकार पानी को लेकर के सक्रिय है, चिंतित है, क्योंकि पानी से जो रोग पैदा होते हैं उस पर भी खर्च लग जाता है। तो ये एक ऐसा मसला था, सरकार ने बहुत सोचती नहीं थी, लेकिन आपकी सरकार ने सोचा। तो मैं चाहता था कि तस्वीर आपकी तरफ से रखी जाए। एक और बड़ी बात आपकी, नदियों को जोड़ने का जो मामला रहा है, लंबे समय से इस पर चर्चा होती रही है, कुछ बार योजनाओं में तब्दील हुई, लेकिन कभी जमीन पे अमल में दिखती नहीं रही थी। आपके दौरान दिखी है। नदियों को जोड़ने से देश की कुछ बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, पानी के क्वालिटी की चर्चा आपने की, मैं थोड़ा सा उस विषय पर बात करना चाहता हूं। देश में अनेक तरह के कंटेमिनेशन जमीन के पानी में थे। गंगा के बहाव क्षेत्र के आसपास आर्सेनिक का संकट है। बहुत बड़े भूभाग में देश के फ्लोराइड का प्रदूषण जो है पानी में है। इसके अतिरिक्त भी अनेक तरह के प्रदूषण, कहीं
हैवी मेटल्स हैं, अनेक तरह की चुनौतियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक नई परिकल्पना दी। देश में पीने के पानी की गुणवत्ता का मानक जो है उसके अनुरूप ही पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन टेस्ट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमने कोविड के समय जिस तरह से लेबोरेटरीज का एक्रेडिटेशन हुआ, NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज बनी, हमने वहां से सीखा और हमने 2000 लेबोरेटरीज देश के हर जिले और ब्लॉक्स में स्थापित की। एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज लगभग पूरी हो चुकी हैं, जहां पिछले एक साल में 48 लाख सैंपल्स टेस्ट हुए हैं। उसका हमने प्राइसिंग भी तय कर दिया कि इससे ज्यादा पैसा चार्ज नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमने राज्यों की सरकारों को सहयोग दिया। उसके अतिरिक्त ये जानते हुए कि गांव की महिला कभी कस्बे में या शहर में आकर के या जिला कार्यालय पर आकर के और टेस्ट नहीं करा पाएगी, न समझ पाएगी, मैं खुशी से कहता हूं देश में 16 लाख महिलाओं को हमने ट्रेन किया और उनको हैंडहेल्ड डिवाइसेस दिया कि वो घर में अपने गांव में बैठ करके पानी की गुणवत्ता को टेस्ट कर सकें। और उससे आगे बढ़ करके भी हमने अपने स्टार्टअप्स को लेकर IoT बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड, सेंसर बेस्ड जो है डिवाइसेस बनाई हैं, जो रियल टाइम क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को मॉनिटर करती हैं। और ऐसी 100 जगह हमने जो है पायलट करके उनको पिछले एक साल से टेस्ट कर दिया है, जो 100 जगहों से पिछले एक साल से कंटिन्यूअस रियल टाइम डेटा फीड कर रही हैं। इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ें और आने वाले समय में मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आप भी अपने घर में, क्योंकि आपको व्यवस्था पर विश्वास हो जाएगा, 1-2 बार टेस्ट करा लेंगे तो और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा, तो आप भी घर में जिस तरह से यूरोप में लोग सीधा नल से पानी पीते हैं वैसे पी पाएंगे। दूसरा विषय, आपने नदियों की जोड़ने की बात की। बहुत वर्षों से इस बात पर चर्चा होती थी। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी के समय इस बात को विस्तार मिला कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर होना चाहिए। देश का लगभग 15-18% हिस्सा ऐसा है जहां हर साल बाढ़ आती है, लगभग इतना हिस्सा ऐसा है जहां हर साल सूखा होता है। इसलिए आदर्श स्थिति हो सकती है कि हम सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर करें। अटल जी के समय में इस पर कुछ काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया, एक टास्क फोर्स बनी थी, उसने कुछ काम किया, लेकिन बीच के 10 साल में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 में सरकार बनने के बाद में उसमें फिर तेज गति से काम हुआ। 31 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई हुए जिनकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी। उनमें से 15 लिंक की DPRs बनी। उनमें से 5 लिंक प्लस एक अभी हाल ही में ERCP को जोड़ा गया है, तो 6 लिंक को उसके नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में रखा गया। लेकिन क्योंकि राज्यों को अंततः राज्यों को समझौता करना होता है, आपस में सहमति बनानी होती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने देश में एक नई शुरुआत की। वो केवल एक नदी जोड़ने का प्रकल्प नहीं था, नए युग की शुरुआत थी कि उन्होंने भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया और केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रकल्प पर हम आगे बढ़े। 45,000 करोड़ रुपए लगभग की लागत की ये योजना, जिस क्षेत्र को इसका लाभ मिलने वाला है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी। कभी आपको बुंदेलखंड जाने का अवसर मिला हो, वहां एक कहावत वर्षों से, सदियों से बोली जाती है, और उस कहावत की जो पंक्ति शब्द हैं उससे वहां पानी की किल्लत और वहां माताओं बहनों को जो पानी को लेकर के दर्द है वो उन 4 शब्दों में समझ आता है। और वो कहावत है, खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे। बेशक मेरा पति का देहांत हो जाए पर मेरी मटकी न फूट जाए। कहीं कितनी बड़ा दर्द उसका है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। उस बुंदेलखंड के, दोनों राज्यों के बुंदेलखंड क्षेत्र की 60 लाख पॉपुलेशन को पीने के पानी की गारंटी, 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर सिंचाई की गारंटी, ये इस एक प्रकल्प के माध्यम से मिलने वाली है। देश में इससे प्रेरणा लेकर के ये जो नया वायुमंडल बना है, इससे प्रेरणा लेकर के अन्य राज्यों के बीच में भी सहमति बनने के आसार बने हैं। और मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर
राज्य इसमें थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करें तो ये देश को एक स्थायी समाधान जो है वो दे सकता है। दे सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने मिलकर के जो शुरुआत की है, आप कह रहे हैं कि वो मील का पत्थर साबित होगा। इन दोनों राज्यों के पड़ोस में आपका राज्य आता है राजस्थान, और इस साल, अगले साल, नए साल में 11 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान में भी है। राजस्थान के चुनाव में जाने से पहले बीजेपी की अपनी क्या तैयारी जी? मुझे लगता है कि तैयारी का उद्घाटन मुझे चैनल से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी, इसलिए कि जन आक्रोश यात्रा आपकी चल रही है, तो लेकिन फिर भी देखिए, मैं एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय काम करे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं दूसरी पार्टियों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने दल में भारतीय जनता पार्टी निरंतर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज में सक्रिय रहता है, और उसको सक्रिय बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य परंपरा है उसमें कार्यक्रम एक बहुत मुख्य हिस्सा है। कार्यकर्ता कार्यालय कोष कार्यक्रम ये निरंतर चलने वाला काम है। तो लगातार ही चुनाव हो न हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन की गतिविधियां सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में अपना जुड़ाव रख करके उस विषयों पर यथा योग्य कदम उठाना ये निरंतर करता है। राजस्थान में जिस तरह की सरकार अभी चल रही है और राजस्थान का हर एक तबका उसको लेकर के जिस तरह से परेशान है जी। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, माताओं बहनें ऐसा मानती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से वहां कोलैप्स हो गई है, सरकार की कोई भी योजना वहां, राज्य सरकार की योजनाओं की और बजट की घोषणाओं की बात कर रहा हूं, कोई बड़ी घोषणा धरातल पर सशक्त तरीके से उतरी हुई दिखाई नहीं देती। आनन फानन में जो योजनाएं चालू की गई थी, उन योजनाओं के बारे में भी रोज अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी में, न्यूज में जिस तरह के समाचार आते हैं, जनता उसको लेकर के आक्रोशित है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने 200 के 200 विधानसभा में, देखिए सामान्य विषय है कि किसी जनप्रतिनिधि के सम्मुख के लिए, किसी चुनी हुई सरकार के लिए या किसी चुने हुए बॉडी के अगेंस्ट में एक छोटा मोटा गुस्सा लोगों का हो सकता है, नाराजगी हो सकती है किसी व्यक्तिगत काम होने न होने, किसी अपेक्षा के पूरा होने न होने को लेकर। लेकिन समाज में एक सामूहिक आक्रोश जिस तरह से है, उस आक्रोश को कंसोलिडेट करने के लिए 200 के 200 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया। लेकिन आप, और इस 10 दिन की यात्रा में जिस तरह से एक मोमेंटम बना है, और इस मोमेंटम ने जिस तरह से जो राजस्थान में हलचल पैदा की है, मैं आपको विश्वास के साथ में एक बात कहता हूं कि ये जन आक्रोश यात्रा की संकलित ऊर्जा ये आने वाले चुनाव में कांग्रेस की इस वर्तमान सरकार को एक ज्वालामुखी की तरह धमाके के साथ। लेकिन आपकी विरोधी पार्टी कांग्रेस कहती है कि राहुल जी की यात्रा जब राजस्थान से निकल रही थी और जन सैलाब उमड़ा, वो बीजेपी के लिए एक तरीके से आईना है कि देखिए, और इस बार भी हमारी सरकार आएगी। ये मैं कांग्रेस के हवाले से बात रख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये तो समय तय करेगा। इस तरह के दावे 2013 में भी कांग्रेस पार्टी कर रही थी, यही मुख्यमंत्री थे कि हमारी सरकार जो है इसी ताकत के साथ में वापस बनने वाली है, और 2003 में भी कर रहे थे। 3 में 54 सीट आई थी, 13 में 21 सीट आई थी, और अब की बार कितनी सीटें आएंगी इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के ही वर्तमान सरकार के एक मुख्य मंत्री और अनेक पार्टी के एमएलएस वो बढ़ चढ़ करके दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनोवा में बैठकर जाने जितने बचेंगे, कोई कह रहा है कि फॉर्च्यूनर में बैठ करके जाने बचेंगे जितने बचेंगे, लेकिन धरातल की हकीकत अगर उठा के देखेंगे तो ऑटो रिक्शा में बैठ करके जाने जितने बचेंगे शायद। कांग्रेस के हवाले से, क्योंकि आपने कहा कि जनता फैसला करती है, जनादेश का मामला होता है, राजस्थान में पासा पलटता रहता है हर 5 साल के बाद। कांग्रेस का एक सवाल मैं फिर से रखता हूं। पार्टी कह रही है कि जनाक्रोश यात्रा रोक करके फिर शुरू कर दी गई, कोविड नहीं करेंगे, अब शुरू हो गई। राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो, उसके लिए चिट्ठी भेज दी गई कि राहुल जी आप अपनी यात्रा जो है ना रोकिए क्योंकि कोविड आ गया है।
तो फिर जनाक्रोश क्यों नहीं रुका? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ मिस इंटरप्रेट किया गया है। कोविड आने वाला है, कुछ आहट हुई है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपेक्षा देश के 135 करोड़ लोगों से है, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे और कोई हो, सबसे अपेक्षा है। हम सबकी जिम्मेदारी है। जो जितना जिम्मेदार पद पर बैठा है, जो जितना जिम्मेदार है, उसकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर जो है उस जिम्मेदारी का एहसास किसी को नहीं है और कराने की कोशिश की जाए, उसमें भी कहीं दोष देखते हैं, राजनीति देखते हैं, तो फिर तो शायद भगवान ही कुछ कर सकता है। अशोक गहलोत की जो हाल के 5 जो फैसले हैं, कहा यह जा रहा है कि ये फैसले जो हैं चुनाव के लिहाज से किए गए हैं और कांग्रेस को बहुत इससे फायदा हो सकता है, जिसमें साल भर में 12 सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको परमानेंट कर देंगे। आपको लगता है कि इससे फायदा होगा उनको? देखिए, मुझे लगता है कि गहलोत साहब अब दूसरे केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो गहलोत मॉडल और राजस्थान मॉडल को छोड़ करके अब केजरीवाल मॉडल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह का धोखा हुआ है, जिस राजस्थान का परिचय पूरे विश्व भर में, उसके शौर्य सम्मान, महिलाओं के प्रति आदर भाव से होता था, जी, उस राजस्थान को जिस तरह से इस कॉलेप्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सरकार के मुखिया का इन विषयों से ध्यान हटने के कारण से जी, जिस तरह से देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होने वाले प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है, अब राजस्थान की जनता है, स्वाभिमानी है, वो भूखे सो सकती है, लेकिन इस तरह की विषयों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और अब की बार इन सब विषयों का जवाब जो है वो सामने मिलने वाला है। 2013 की फिर याद दिला दूं, 13 के समय में भी इसी तरह के कुछ घोषणाएं करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आत्ममुग्धता से लवरेज आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए गई थी, तब 21 सीटों पर सिमट करके वापस आई थी। एक आध और कम हो जाता तो शायद अपोजिशन का लीडर भी कोई नहीं बन पाता। अपोजिशन की लीडर की बात है, कांग्रेस के भीतर एक खटपट चलती है राजस्थान में, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में, और राहुल गांधी ने इस बार चाहा कि मामला बन जाए, लेकिन अभी देखेंगे आप तो बनता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। एक बार नजर बीजेपी के सचिन पायलट पे थी, चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर के हालात जो है ना, बीजेपी फिर से सचिन पायलट की तरफ नजर रखेगी? मैं पूछ रहा हूं बस। देखिए, सामान्यतया पड़ोसी के घर में सास और बहू के बीच में, या हस्बैंड वाइफ के बीच में, या ननद भौजाई के बीच में, या दिरानी जेठानी के बीच में लड़ाई हो, उसमें पड़ोसी को नाक जो है अपना घुसाना नहीं चाहिए। पिछले वाले उनके घर में लड़ाई हो रही है, लड़ने दीजिए। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि उस लड़ाई के कारण से राजस्थान की करोड़ों करोड़ जनता जो है वो भुगत रही है। हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि लोग जो है राजस्थान, उस लड़ाई के चलते सरकार का फोकस जिस तरह से डाइवर्ट हुआ है, उसके कारण से राजस्थान में माफिया तंत्र पनप गया है। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, जो है जिस तरह से राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, वो राजस्थान में कभी नहीं होती थी। कभी पुजारी मारे जा रहे हैं, आप उठा करके देख ले कौन सा कोना ऐसा बचा है जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। और इस सब के बावजूद भी सरकार के कान पर चूं नहीं रह रही। तो ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई आप अपनी बेशक करिए, आप चाहे जिसको जो पद दीजिए, ये उनका विषय है। हमें इससे कोई, मुझे लगता है कि सरोकार नहीं है, लेकिन हमारा सरोकार सिर्फ इतना है कि राजस्थान की जनता की ओर देखिए, उसको बख्श दीजिए। मैं अपना सवाल थोड़ा सीधा कर लेता हूं। अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहें तो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब स्थापित हुई तब से लेकर के आज देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। सब लोग स्वीकार करते हैं, तथ्य है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आए, वो ऐसे तो नहीं थे कि शायद वो राजनीति से अलूफ कहीं दूसरे किसी ब्रैकेट में बैठे थे और उठ के आ गए, कहीं न कहीं थे। कोई भी व्यक्ति, समर्थ सशक्त व्यक्ति, अगर भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सम्मान के साथ में स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह वाले ध्वज के नीचे आने को स्वीकार करता है, बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। हमारे पास हमारे घर में कर कोई भी आ रहा है, वो केवल सचिन पायलट नहीं, उसके अतिरिक्त भी जी। अगर कोई आना चाहता है हमारे यहाँ स्वागत है। हमारी विचारधारा पर उसको कैसा को सम्मान करना होगा, हमारे साथ कदम से कदम चलाकर चलने के लिए तैयार होना होगा और हमारे नेतृत्व का हमारे नेता का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। नहीं तो असम से मध्य प्रदेश तक तो यही हुआ है ना। हाँ, तो यदि वो सचिन पायलट के लिए एक बड़ा संकेत है आपकी तरफ से कि अगर आना चाहते हैं तो आज ये चुनाव का मौसम आ गया है, उससे पहले आ जाए तो अच्छा है। एक और सवाल है मेरा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चेहरे के साथ उतरेगी या फिर यूं ही चलेगी? मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नहीं अनेक बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रवास के समय में इस बात को स्पष्टता के साथ में पब्लिक डोमेन पर माइक से कह चुके हैं कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी होंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान में 2023 का चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी बीजेपी बिना चेहरे के इस बार मैदान में उतरेगी? ये तो मैंने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को नरेंद्र नहीं मानते हैं? मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा था, क्योंकि चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन इन दोनों की बहुत बारीकियां आप जानते हैं और पार्टी ने हाल में जो जिम्मेदारियां आपको दी हैं वो उस बात की गारंटी है, उसकी मिसाल है। आप गुजरात में चुनाव प्रचार में थे, एमसीडी चुनाव प्रचार में थे, पंजाब के प्रभारी थे। मैं 2024 के चुनाव के लिहाज से, चूंकि अब 2023-2024 भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि वो फिर सरकार बनाएगी। अलग अलग राज्यों में जो विपक्षी दल हैं भले ही एकजुट नहीं हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा कर भारतीय जनता पार्टी को 272 के आंकड़े से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ गठबंधन की तैयारी भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से आएगी, इस बात की गारंटी के आधार क्या है? जिन सारी गतिविधियों की चर्चा आपने की जी, कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में सरकार में न आ सके, नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री न बने, 2018 को स्मरण कर लीजिए, इनमें से कौन सी गतिविधि ऐसी थी जो उस समय नहीं हो रही थी? सारे विपक्षी दल एक होने का कोशिश कर रहे थे। 2018 में जिस तरह के चुनाव के परिणाम आए थे, कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह चुनाव जीत चुकी थी। सफलता के 7वें आसमान पर खड़े थे और एक स्तर जिसकी राजनीति होनी चाहिए उससे भी नीचे जाकर के तमाम तरह के व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की भी कोशिशें की गई। लेकिन देश की जनता ने, देश के सामान्य आदमी ने जिसके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं को सफलता के साथ धरातल पे उतारा। पहली बार देश के गरीब ने इस बात का एहसास किया कि सरकार केवल हमें वोट की गोटी के रूप में नहीं, सरकार हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए काम करती है, हमारी सरकार है। देश के 130 करोड़ लोगों ने यह माना कि देश का सम्मान बढ़ा है विश्व के पटल पर। एक नई आशा की किरण के साथ में देश को आगे बढ़ता हुआ देखा और 2019 से 2024 तक इन सारे विषयों को जिस तरह से स्थायित्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है, 2019 से पहले जो आकलन किए जा रहे थे उनको धता बताते हुए 2014 की अपेक्षा अधिक मत प्रतिशत और अधिक सीट संख्या के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2024 में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। गजेंद्र जी, आप आए, आपने समय निकाला, अपनी बात बेबाकी के साथ रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।